म्यांमार के मौजूदा प्रधानमंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उन पर रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार करने का आरोप है। म्यांमार में 2017 में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ कत्लेआम हुआ था। उस वक्त मिन आंग लाइंग देश की आर्मी के मुखिया थे। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है। 27 नवंबर को आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने इसकी जानकारी दी। कहा, म्यांमार आर्मी के चीफ मिन आंग लाइंग ने रोहिंग्या आबादी को निशाना बनाया। यह मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध था और वही रोहिंग्या आबादी के विस्थापन के लिए जिम्मेदार हैं। सुनिए। My office has concluded that there are reasonable grounds to believe that Senior General and Acting President Min Aung Hlaing, Commander-in-Chief of the Myanmar Defence Services, bears criminal responsibility for the crimes against humanity of deportation and persecution of the Rohingya. फरवरी 2021 में तख्तापलट के बाद से मिन आंग लाइंग देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। वो अभी भी म्यांमार की आर्मी के मुखिया हैं। आईसीसी नवंबर 2019 से रोहिंग्या नरसंहार की जांच कर रहा था, पर कई रुकावटें आ रही थी। लेकिन 5 साल बाद जांच लगभग पूरी हो गई है। आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर का कहना है कि हमारे पास म्यांमार की आर्मी चीफ के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। अब वो अरेस्ट वारंट के लिए आवेदन करेंगे, यानी आने वाले समय में हमें म्यांमार के मुखिया गिरफ्तार होते भी दिख सकते हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे म्यांमार आर्मी चीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट की मांग क्यों की गई, क्या वाकई म्यांमार के आर्मी चीफ गिरफ्तार होने वाले हैं, और साथ में आपको सुनाएंगे रोहिंग्या नरसंहार की कहानी। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा म्यांमार के आर्मी चीफ पर लटकती गिरफ्तारी की तलवार की। पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं, बिल्कुल ब्रीफ में। म्यांमार भारत की पूर्वोत्तर सीमा से सटा हुआ देश है। भारत के 4 राज्यों की 1600 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा म्यांमार से लगती है। कौन कौन से हैं ये राज्य? ये हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भारत के अलावा किन किन देशों की सीमा म्यांमार से लगती है? ये हैं बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड। म्यांमार की आबादी लगभग 5.5 करोड़ है। 88% यानी 88% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, 6% ईसाई को और लगभग 4.5% मुसलमान हैं। बाकी में दूसरे धर्म के लोग आते हैं। वैसे म्यांमार में धर्म से ज्यादा जातीयता की अहमियत मानी जाती है। सबसे ज्यादा 68% लोग बमार हैं। दूसरी जातीय समूहों में शान, करैन, रखाइन आदि का नाम आता है। म्यांमार की राजधानी नेपिडो है। नई दिल्ली से नेपिडो के हवाई मार्ग से दूरी लगभग 2100 किलोमीटर है। दूसरे बड़े शहर यांगून, सितवे, बागो, मंडाले ये सब है। अभी म्यांमार की कमान किसके पास है? मिलिट्री हुंटा के पास। इसका आधिकारिक नाम है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल यानी SAC। जनरल मिन आंग लाइंग इसके चेयरमैन हैं। वही फरवरी 2021 में हुए तख्तापलट के सूत्रधार थे। 2011 के बाद से सेना की कमान भी उन्हीं के पास है। SAC में फिलहाल 9 मिलिट्री ऑफिसर और 10 सिविलियंस है। हालांकि सारे अहम फैसले सेना ही लेती है। ये तो हुई बेसिक बातें। अब हालिया मुद्दे पर आते हैं। 27 नवंबर को आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने आंग लाइंग के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने के लिए आवेदन कर दिया है। इसके पहले भी ऐसी कई कोशिशें हुई थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी थी। UN एक्सपर्ट्स का दावा था कि म्यांमार अपने सहयोगियों की मदद से आवेदन आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा, लेकिन अब ऐसा हो चुका है। अब सवाल यह है कि मिन आंग लाइंग पर क्या आरोप लगे हैं? 2 बड़े आरोप है। पहला तो उन्होंने रोहिंग्या आबादी को निशाना बनाकर मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध किया है। दूसरा, वो रोहिंग्या आबादी के म्यांमार से विस्थापन और उनके उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार है। जिस समय म्यांमार की आर्मी ये कर रही थी, उस समय मिन आंग लाइंग आर्मी के मुखिया थे। अब ये भी जान लीजिए कि ये जांच आखिर कैसे हुई। ये सभी आरोप अलग अलग तरह के सबूतों के आधार पर लगाए गए। इनमें चश्मदीद गवाहों का पक्ष, आर्मी के भीतरी लोगों से बातचीत, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वैज्ञानिक फोटोग्राफिक और वीडियो से जुड़ी जानकारियां शामिल है। इस जांच में बांग्लादेश की सरकार ने भी सपोर्ट किया है। 2018 और 2019 में कोर्ट ने फैसला दिया कि इनमें से कुछ अपराध आंशिक रूप से बांग्लादेश में हुए थे। म्यांमार बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। जब नरसंहार हुआ तो रोहिंग्या लोग भागकर बांग्लादेश भी पहुंचे थे। इसके अलावा बांग्लादेश आईसीसी का सदस्य भी है, जिसकी वजह से केस बनाने में कम कठिनाई हुई। प्रोसिक्यूटर करीम खान ने बांग्लादेश में रोहिंग्या कैंप के दौरे किए। करीब 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश के
कॉक्स बाजार क्षेत्र के कैंप में रहते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे घनी आबादी वाले रेफ्यूजी कैंप में से एक है। करीम खान ने अपनी जांच के लिए इन कैंप्स में जीवित बचे लोगों, यंग एक्टिविस्ट, बुजुर्गों और महिलाओं से बातचीत की। 14 नवंबर 2019 से ही रोहिंग्या आबादी के खिलाफ किए गए अपराधों की छानबीन की जा रही थी, लेकिन इस छानबीन में 2 बड़ी रुकावटें आई। पहला तो ये कि म्यांमार आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसलिए केस बनाने में कानूनन बाधा आ रही थी। और दूसरा, म्यांमार में 2021 से आर्मी और विद्रोही गुटों के बीच जंग जारी है। जैसा हमने पहले बताया, म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्तापलट हुआ था। तब से म्यांमार की कमान सेना के हाथ में ही है और आर्मी चीफ मिन आंग लाइंग ही पूरी व्यवस्था के सर्वेसर्वा है। दूसरी तरफ विद्रोही गुट हथियार के दम पर फौजी सरकार को हटाना चाहते हैं। कई छोटे बड़े शहर उनके कब्जे में भी आ चुके हैं, इसलिए वहां जाकर जांच पड़ताल करने में खतरा था। अब जानते हैं कि अरेस्ट वारंट की मांग करते वक्त आईसीसी के प्रोसिक्यूटर क्या बोले। Today, I am announcing that my office is filing an application for a warrant of arrest before the pre-trial chamber of the International Criminal Court in the situation in Bangladesh, Myanmar. After an extensive investigation and careful review of the evidence collected, my office has concluded that there are reasonable grounds to believe that Senior General and Acting President Min Aung, Commander-in-Chief of the Myanmar Defence Services, bears criminal responsibility for the crimes against humanity of deportation and persecution of the Rohingya committed in Myanmar and in part of Bangladesh between the 25th of August 2017 and the 31st of December 2017. This is the first application for an arrest warrant against a high-level Myanmar government official that my office is filing. More will follow. अब जाते जाते रोहिंग्या नरसंहार की कहानी भी सुनते जाइए। 1990 में म्यांमार में लोकतांत्रिक चुनाव करवाए गए। आंग सू ची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी एनएलडी विजेता थी, मगर सेना ने नतीजा मानने से मना कर दिया। सैन्य शासन कायम रहा, साथ में रोहिंग्या मुस्लिमों का शोषण भी। 1991 में सेना ने ऑपरेशन पी थाया लॉन्च किया। अंग्रेजी में से क्लीन एंड ब्यूटीफुल नेशन कहा गया। इस ऑपरेशन में रोहिंग्याओं के खिलाफ हिंसा की गई। 2.5 लाख से भी ज्यादा रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश चले गए। जब सिचुएशन संभली तो उनमें से आधे लोग वापस लौटे, लेकिन अब उनके सामने दूसरी मुश्किल खड़ी हो गई। बांग्लादेश से लौटे लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट देने पर रोक लगा दी गई। सीधे तौर पर उनकी पहचान को नकारा जा रहा था। इसके बाद समय समय पर अलग अलग तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को बेवतन बनाने का पूरा चक्र चला। फिर आया साल 2010। सैन्य सरकार ने चुनाव कराने का वादा किया। 2011 में लोकतांत्रिक सरकार की वापसी हुई। उम्मीद की जा रही थी कि नई सरकार रोहिंग्या समस्या को मानवीय नजर से देखेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। रोहिंग्या पर चल रहा अत्याचार बढ़ गया। अप्रैल 2014 में म्यांमार में जनगणना कराई गई, लेकिन इसमें रोहिंग्याओं को शामिल नहीं किया गया। उनकी गिनती ही नहीं हुई। इससे पहले देश में कई बौद्ध संगठन तैयार होने लगे थे। वे बहुसंख्यक बौद्ध परंपरा का वर्चस्व बढ़ाना चाहते थे। उन्हें लगा कि रोहिंग्या उनके रास्ते की रुकावट है, इसलिए उन्होंने रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ हिंसक अभियान छेड़ दिया। सूची की सरकार बहुसंख्यक बौद्धों को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुप रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि रोहिंग्या के खिलाफ बन रहा माहौल देश भर में फैल गया। आम बौद्ध नागरिक भी उनसे नफरत करने लगे। इस माहौल में उबाल आया अगस्त 2017 में। इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर फैली कि म्यांमार आर्मी रोहिंग्या को चुन चुन कर मार रही है। उनके गांव के गांव जलाए जा रहे हैं। इसी खबर के बरक्स एक और कहानी चल रही थी। उस समय आकारण रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी ARSA का नाम चर्चा में आया। कहा गया कि अरसा ने कुछ पुलिस थानों में आगजनी की थी, जिसके बाद ही दंगे भड़के और सेना को हिंसा का बहाना मिल गया। फिर सेना ने पूरी की पूरी रोहिंग्या आर्मी के लिए मारकाट चालू की। मजबूरन उन्हें पड़ोसी देश में भागने पर मजबूर होना पड़ा और इन सब के दौरान मिन आंग लाइंग सेना के मुखिया थे। इसलिए अब उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट लाने की तैयारी की जा रही है। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार चली गई है। मोहम्मद यूनुस फिलहाल अंतरिम सरकार के मुखिया बनाए गए हैं। सरकार बनने के बाद वो बोले कि रोहिंग्या की समस्या को सुलझाया जाएगा। आईसीसी के इस संभावित अरेस्ट वारंट में बांग्लादेश का कितना स्टेक है? देखिए, इससे बांग्लादेश को कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मोहम्मद यूनुस का रवैया यही था कि बर्मा पे थोड़ा प्रेशर क्रिएट किया जाए, जिसके चलते बर्मा
रोहिंग्या मुसलमान जो भागकर बांग्लादेश आए उनको वापस ले, ये तो नहीं होने वाला, उल्टा होगा। ये जो आईसीसी का जो फैसला आएगा, म्यांमार के अंदर आर्मी चीफ का वैसे तो हालत बहुत ही बुरा है, क्योंकि म्यांमार में सिविल वार चल रहा है और अलग अलग भूमिगत संगठन जो हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया है। बर्मीज आर्मी बैकफुट पर है। पर जो बर्मीज हार्डकोर नेशनलिस्ट हैं वो रोहिंग्या को तो अपना लोग ही नहीं मानते हैं, वो कहते हैं ये लोग इलीगल बंगाली हैं। तो ये जो आईसीसी का जो फैसला आएगा, इसके चलते हार्डकोर जो म्यांमार बर्मीज नेशनलिस्ट हैं उनमें जनरल मिंग ऑन्ग लाइंग का जो है छवि थोड़ा बेहतर हो सकता है। मैं नहीं समझता हूं कि ये जो आईसीसी का जो अरेस्ट वारंट है इसके चलते बांग्लादेश को कोई फायदा होने वाला है। उल्टा होगा, म्यांमार का सरकार जो है वो रोहिंग्या को लेने के लिए जो एक दबाव उन पर था वो इसको नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि ठीक है, हम आईसीसी का कोर्ट में आप लोग गए हो, वहां लॉबी किया है, तो वो आप करते रहो, आप आईसीसी का वारंट लेके बैठे रहो, खुश रहो, बट हम रोहिंग्या को वापस नहीं लेंगे और नहीं लेना है। क्योंकि ये बर्मीज आर्मी का एजेंडा है कि जिनको निकाला है इन लोगों ने, ये रोहिंग्यास को किसी हालत में वापस नहीं लेंगे। ये कोई ना कोई बहाने इसको टालते रहे। तो यूनुस साहब और आज के तारीख में जनरल मिंग ऑन्ग लाइंग जितना समस्या में है म्यांमार में, जहाँ सिविल वॉर चल रहा है, यूनुस साहब भी बड़े परेशानी में है अपने माइनॉरिटी ट्रीटमेंट को लेकर। ये जो इस्कॉन के लीडर का अरेस्ट को लेकर जो हल्ला मचा हुआ है, तो वो भी बैकफुट पर है। तो रोहिंग्या का इशू लेकर ना यूनुस साहब का वक्त है। म्यांमार आईसीसी का सिग्नेटरी नहीं है। क्या मिन आंग लाइंग को गिरफ्तार करना आसान हो पाएगा? नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा। पुतिन को गिरफ्तार आप कर पाए हैं? अभी ये इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेनियामिन नेतन्याहू के ऊपर भी इस तरह का वारंट जारी हुआ है, उसको अरेस्ट करेंगे। तो ये आईसीसी का एक दबाव है। इसमें एक चीज होता है कि आपका छवि जो है वो बिगड़ेगा। तो म्यांमार का जो जनरल साहब है, इनका छवि तो पहले ही बिगड़ा हुआ है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के इशू पर लेके, दूसरे जितने इशू हैं, ये सब इशू में इनका छवि बिगड़ा हुआ है। इससे जो इंटरनेशनल इमेज है उस पर एक असर होता है। इसको लेकर बेनियामिन नेतन्याहू जैसे लोग थोड़ा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि उनको अपने कॉज के लिए सपोर्ट चाहिए, इंटरनेशनल सपोर्ट। आईसीसी के अरेस्ट वारंट का म्यांमार पर क्या असर पड़ेगा? अरेस्ट वारंट का म्यांमार पे बहुत ज्यादा इशू नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि मिलिट्री गवर्नमेंट के खिलाफ जो ग्रुप्स हैं, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट हो गया, उनके जो पीपल डिफेंस फोर्सेस हैं, या दूसरे जो रेबल ऑर्गेनाइजेशन है, माइनॉरिटी रेबल ग्रुप्स हैं, कचिन्स हो गए, हाँ शांस हो गए, हाँ कोकांग्स हो गए, ये लोग इसको बहुत बड़ा इशू करेंगे। ये लोग जनता पे अपना जो है छवि को बढ़ाने के लिए कहेंगे कि देखिए सारा दुनिया इनके खिलाफ है, ये आइसोलेटेड हो चुके हैं, तो आप लोग हमारे साथ इनको गिराने के लिए पूरी तरह से सहयोग करें। इसका एक इफेक्ट जरूर होगा, जो छोटे छोटे कुछ मिलिशिया ग्रुप्स म्यांमार आर्मी के सपोर्ट में अभी तक फाइट कर रहे हैं, शायद वो बैकआउट कर जाए, वो घबरा जाए कि ये आर्मी चीफ, ये आर्मी के साथ जुड़े रहने से उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई इंटरनेशनल हो सकता है, उनके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। भविष्य के म्यांमार में हम अगर आर्मी कंट्रोल में नहीं रहेगा तब उनकी पिटाई हो जाएगी। जैसे आज के तारीख में बांग्लादेश में अवामी लीग का पिटाई हो रहा है ना, सत्ता से जाने के बाद इस तरह का इनका पिटाई। ये घबराहट से शायद ये जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं, जो अभी तक परवेज आर्मी के पक्ष में रहे, जनरल लाइन के साथ रहे हैं, ये शायद अपना करवट बदल दे घबरा कर। म्यांमार के मौजूदा हालात कैसे हैं? वहां रेबल ग्रुप्स कितने आगे बढ़ चुके हैं? जो 1027 ऑफेंसिव जो कि लास्ट ईयर अक्टूबर में शुरू हुआ था, उसके चलते आज की तारीख में एक इंडिपेंडेंट क्राइसिस ग्रुप का असेसमेंट है कि करीब 56 to 63% लैंड एरिया पर म्यांमार आर्मी का और कोई कंट्रोल नहीं रहा है। और इसके चलते बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टाउनशिप, करीब 56 से 60 टाउनशिप्स
पर वो उनका कब्जा नहीं रहा है। अलग अलग जो एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है EAO उनके हाथ चले गए, और इनमें से ऐसे काफी सारे जगह हैं। एक तो माइनिंग हब्स हैं, वो चले गए हैं क्योंकि ये माइनिंग से ही इनका पैसा का फंडिंग का जगह था। दूसरा है जो ल्यूक्रेटिव बॉर्डर ट्रेड जिसपे बर्मा की इकोनॉमी डिपेंड करता था चाइना के साथ, उस इलाके में लासियो जैसे टाउन ये बागियों के हाथ पड़ गया है। म्यांमार आर्मी वहां से खदेड़ दिए गए हैं। अराकान आर्मी ने करीब 16 जो टाउनशिप्स हैं रखाइन स्टेट में, उनमें 11 से 12 टाउनशिप पे उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। सिर्फ जो हेडक्वार्टर है वहां का, हाँ सिटवे, जहां वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिटवे से ये कालाधान मल्टी मॉडल जो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है उसका ये शुरुआत है। तो म्यांमार आर्मी बहुत ज्यादा इलाका खो बैठा है, ऐसे पहले कभी नहीं। जितना बार बर्मा में आर्मी के खिलाफ अपराइजिंग हुआ है, आर्मी ने हालत संभाल लिया। 1988 में वो हुआ, 2007 में जब सैफरन रेवोल्यूशन हुआ तब संभाल लिया। बट इस बार फर्क ये है कि सिर्फ जो छोटे छोटे माइनॉरिटी ग्रुप के रेबल ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे बॉर्डर एरिया में फाइट करते रहे हैं, उन्होंने अब डिफेंसिव रोल, अपना बेस एरिया बचाने को छोड़कर ऑफेंसिव रोल में चले गए हैं, इलाका कब्जा कर रहे हैं। और उसके साथ जो बर्मीज, जो एथनिक बर्मीज रेबल ग्रुप्स है, PDF वगैरह, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिया और उनके साथ जो गठबंधन बन चुका है। और वहां एक पैरेलल गवर्नमेंट बना है जिन्होंने ओपनली कहा है कि हम ऑंग सान सूची NLD पार्टी नॉन वायलेंस में बिलीव नहीं करते, हम आर्मी से बर्मा का कंट्रोल छीन के रहेंगे और उसके लिए खून बहेगा तो बहेगा, क्योंकि ये फौज वाले हैं, ये अच्छे बातों से, लातों के मुंह बातों से नहीं मानेंगे। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। ये शो लिखा था मेरे साथी साजिद और अंकुर ने। आपकी इस मसले पर क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दुनियादारी देखते रहिए, ललन टॉप के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।